जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी सिंबॉलिक एंड अ मेजर बूस्ट फॉर द इकोनॉमी ऑफ वेस्ट बंगाल, अब दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में फाइनली 18 सालों के बाद जो टाटा ग्रुप ने सिंगूर से एग्जिट किया था, अब उसी तरीके से टाटा ग्रुप जो है वो सिंगूर में वापसी करने वाला है। और उसके चलते जो वेस्ट बंगाल की नई गवर्नमेंट है वो कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर अब चेंजेस को भी लेकर आने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट दोस्तों कल रात को ही सामने आई है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के मिस्टर शमिक भट्टाचार्य, इन्होंने इस चीज़ को लेके क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि भले कुछ भी हो जाए, हम लोग पश्चिम बंगाल में टाटा ग्रुप को वापस लेकर आएंगे ही आएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ 18 की खबर है, वी विल ब्रिंग टाटा ग्रुप बैक। यहाँ पर भी देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है कि भाजपा की जो गवर्नमेंट है वो टाटास को वापस बंगाल में लेकर आएगी। एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने साफ साफ कहा कि सिंगूर से टाटा मोटर्स के चले जाने से ये गलत संदेश चला गया कि बंगाल उद्योग के अनुकूल नहीं है, लेकिन टाटा ज़रूर लौटेंगे। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं तो किसी और सेक्टर में ये भाजपा के लिए जिम्मेदारी और चुनौती दोनों हैं। टाटा की वापसी से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में सकारात्मक संदेश जाएगा। बल्कि उन्होंने साथ में आश्वासन ये भी दिया कि आने वाले अगले 1000 दिनों के अंदर अंदर राज्य का समग्र कारोबारी माहौल बदल जाएगा। और वैसे तो मैं पूरी डिटेल में आगे चल करके दोस्तों चर्चा करूंगा कि व्हाट आर द वेरियस प्लान्स, व्हाट आर द वेरियस चेंजेस जो कि ये लोग प्रपोज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को लेकर। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली डेवलपमेंट जो कि यहाँ पे सामने आई है। इसके साथ में इन्होंने ये भी कह दिया है कि टाटास को वापस लाने के साथ साथ इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि बाकी जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी हम लोग स्टेट में वेलकम करेंगे। नई लैंड पॉलिसी को लाया जाएगा जिसका जो फ्रेमवर्क है वो पहले 100 डेज में ही तय कर दिया जाएगा। एंड फाइनली फाल्टा, जो कि आपको मालूम होगा ईस्टर्न इंडिया का, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है, जिसको कि पिछले कई सालों में ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया था। इन्होंने उस चीज़ को लेके भी आश्वासन दिया है कि फाल्टा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक बार फिर से रिवाइव किया जाएगा और उसको डेडिकेटेडली ज्वेलरी के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि इसके पहले क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से बंगाल जो कि एक टाइम पे बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट मानी जाती थी, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या वहाँ पे डेटा बताता है और अभी क्या क्या चेंजेस हैं जो कि ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पे बता देता हूं। दोस्तों, दशकों तक अगर मैं कहूं 2010 के पहले पहले बंगाल की जो टोटल इकोनॉमी थी, मान के चलिए कि बंगाल को इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, टाटास, बिरलास, आईटीसी हुआ, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी हुई, जेसॉप एंड कंपनी हुई, इनके जगह जगह पे सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस आपको देखने को मिलते थे। मान के चलिए कोलकाता तो स्पेसिफिकली इंडिया की लीडिंग कमर्शियल सिटी में एक टाइम पे आया करता था, लेकिन पिछले 15 सालों में हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स थे वो ना केवल निकले बल्कि उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में जाकर के एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अगर मैं इस पूरी की पूरी चीज़ की टाइमलाइन आपको बताऊं तो इस कड़ी की शुरुआत होती है सन 2008 में, जब दोस्तों सिंगूर वाला मामला हुआ था, जहां पे टाटा के द्वारा जो नैनो को लेके प्रोजेक्ट था वो चलाया गया था। बस जैसे ही ये सिंगूर वाला मामला हुआ उसके बाद लाइन लगती रही। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ब्रेथवेट एंड कंपनी, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी, उसके बाद जूट इंडस्ट्री, उसके बाद हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, डनलॉप इंडिया, जेसॉप एंड कंपनी, यहाँ तक कि हिंदुस्तान मोटर्स, इनको भी
भी आने वाले सालों में अपने कई सारे जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनको शट डाउन करना पड़ा। कई सारे कारण थे, एक तरफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं थी, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट थी वो हर चीज़ में केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चीज़ों को अटकाने का ही प्रयास करती रहती थी। आप लोग हालात देख के चलिए, आंकड़े देख के हैरान हो जाएंगे। सन 2011-12 में कितनी कंपनीज निकली या रीलोकेट हुई? 215। 12-13 में 87, 13-14 में 384, देखते चलिए 15-16 में 869, 17-18 में 1027 और लास्ट में ये पिछले 15 साल का डेटा आपको बता रहा हूं, 6688 कंपनीज ने अपने आप को पश्चिम बंगाल से निकाला, रीलोकेट किया। और ये सारी की सारी जो शुरुआत है ये हुई कहाँ से थी? ये दोस्तों इसी सिंगूर वाले मामले से हुई, जिसके बाद कंपनियां वहाँ पे आना तो छोड़िए, केवल कंपनीज वहाँ से निकल ही रही थी। इस पूरी की पूरी चीज़ का फ़ायदा किसको हो रहा था? या तो कंपनियां साउदर्न इंडिया में जा रही थी या फिर कंपनियां जो है वो पश्चिमी भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अपने प्लांट्स को एस्टैब्लिश कर रही थी। नाउ अगर मैं स्पेसिफिकली सिंगूर वाले मामले की बात करूं तो वहां पर क्या हुआ था वो भी आपको बता देता हूं। 2006 में जो उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, जिसको बुद्धादेव भट्टाचार्य जी के द्वारा लीड किया जा रहा था, उन्हीं के द्वारा टाटा मोटर्स को इनवाइट किया गया कि दुनिया की चीपेस्ट कार को, दैट इज नैनो, उसको सिंगूर में आके बनाया जाए। सिंगूर दोस्तों आप देखिए कोलकाता से थोड़ी ही दूरी पे आपको नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में देखने को मिलता है, लेकिन 2008 के आसपास जिस टाइम पे ममता बनर्जी उस टाइम पे ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, उन्होंने उस चीज़ का विरोध करना शुरू किया और विरोध इतने बड़े लेवल पे हुआ, मान के चलिए दिस वाज द मोस्ट पावरफुल एंटी लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट जो कि हमें पूरे भारतवर्ष में कभी देखने को नहीं मिला। इवेंचुअली प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गए, अनसर्टिनिटी बहुत बढ़ गई और टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग सिंगूर में नहीं रहने वाले हैं और 2008 में मजबूरन उनको वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन अभी दोस्तों the tables have turned, अभी the tides have turned, because जो नई गवर्नमेंट है और उनके जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं श्रमिक भट्टाचार्य, उन्होंने क्लियर कट कहा कि देखिए हम लोग वापस से टाटा को लेकर आएंगे, स्पेसिफिकली सिंगूर में लाने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी कहा कि हम लोग इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भेजना चाहते हैं कि बंगाल इज़ वंस अगेन ओपन फॉर बिजनेस। इन्होंने क्लियर कट कहा कि अगर टाटा वापस आती है तो इससे जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, उनको एक आश्वासन मिलेगा कि देखिए पश्चिम बंगाल में आप भी आ सकते हैं, आप भी आकर के अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं। और ये बातें केवल ऐसे हवा में कहने के लिए नहीं कि केवल हम लोग सिंबॉलिकली बस बोल रहे हैं, इसको लेकर मेजर चेंजेस हैं जो कि पाइपलाइन में डाल दिए गए हैं। पहली बात, नई लैंड पॉलिसी को लेकर आश्वासन दिया गया कि आने वाले 100 दिनों के अंदर अंदर, मतलब कि जब से सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, एक नया इंडस्ट्रियल लैंड फ्रेमवर्क लाया जाएगा। लैंड एक्विजिशन को लेकर पंजाब स्टाइल मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि किसानों को और जिनसे लैंड को एक्वायर किया जा रहा है उनसे सिंपल कंपनसेशन नहीं बल्कि उनको उसके अगेंस्ट अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा और कल को अगर कमर्शियल लैंड डेवलप होती है तो उन लोगों को उसमें भी हिस्सेदारी देने का जो फैसला है ये भी लिया जाएगा। इवन लैंड पूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इंडिया की कई सारी स्टेट्स में देखने को मिलता है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बातचीत करी जा रही है कि वो भी हम लोग यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने लेवल पे इन्होंने ये भी कहा कि फाल्टा SEZ, ध्यान से देखिए ये वाले मैप पे आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ये हुगली नदी के बिल्कुल नज़दीक में आपको जो ये लाल रंग का छोटा सा निशान देखने को मिल रहा है, ये कोलकाता के मान के चलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है फाल्टा SEZ। इसको भी रिवाइव किया जाएगा और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक सिग्नल है, बिकॉज फाल्टा का जो SEZ है ये दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी सेक्टर SEZ है इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन आज की डेट में पिछले कई सालों में इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन्होंने मेंशन किया है कि ज्वेलरी को लेकर हम लोग बहुत बड़ा हब है जो कि फाल्टा SEZ में बनाने वाले हैं और उसको भी यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा। अब देखिए बातें तो इन्होंने बहुत सारी करी हैं कि टाटा को लेकर आएंगे एंड
हम लोग फाल्टा एसईजी को रिवाइव करेंगे, लैंड पॉलिसी को लेकर आएंगे, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या टाटा मोटर्स एक्चुअल में वहाँ पे रिटर्न करते हैं या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, इन्होंने ऑप्शंस को ओपन रखा है। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि अगर टाटा सिंगूर में आ जाए बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी आते सिंगूर में तो वो वेस्ट बंगाल में कहीं और भी आ सकते हैं। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि टाटा अगर आता भी है पश्चिम बंगाल में तो उसे ऑटोमोबाइल्स में ही इन्वेस्ट करना है। उन्होंने कहा कि वो तो केवल एक पॉसिबिलिटी है, हम तो चाहते हैं कि आपको किसी भी सेक्टर में अगर आना है, फिर भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, कंज्यूमर गुड्स, आईटी, डिजिटल सर्विसेज, जहां पे आपको आना है आप लोग अपना उस तरीके से एंट्री आकर के कर सकते हैं। बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो लोग यहां पे सिग्नल देना चाहते हैं कि टाटा से हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके बाद जिसको भी एंट्री लेनी है वो पश्चिम बंगाल में एंट्री आकर के ले सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है, इट सीम्स वेरी वेरी लाइकली कि जल्दी ही बंगाल की इंडस्ट्रियल हमें फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा रिवाइवल देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले मैंने इस चीज़ को लेकर वीडियो भी बनाई थी कि अमूल के द्वारा 650 करोड़ के इन्वेस्ट के माध्यम से दुनिया की जो लार्जेस्ट कर्ड फैक्ट्री है उसको कोलकाता में लाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके माध्यम से वो पश्चिम बंगाल को ईस्टर्न इंडिया का डेयरी प्रोसेसिंग हब भी बनाने वाले हैं। और दोस्तों आप देखिए, अगेन ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में ऑलरेडी डाल दी गई हैं। वैसे देखा जाए दिस इज़ अ मच मच नीडेड मूव बिकॉज वंस अगेन पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डेट टू स्टेट जीडीपी का रेशियो देख के चलिए 39%, दिस इज़ वेरी वेरी हाई, हाईएस्ट अमंग मेजर स्टेट्स देखा जाता है। फिस्कल डेफिसिट 4% से भी ज़्यादा। उसके बाद नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ रैंक देख के चलिए 16th या 18th चलता है। पर कैपिटा इनकम देख के चलिए जो एक टाइम पे रैंक 3 पे हुआ करता था, और इवन अगर मैं 2000 कि अर्ली 2000s की बात करूं तो वहां पर भी रैंक 18 पे होता था, लेकिन उसके बाद से कितना ज़्यादा ये गिरते गिरते रैंक 24 पे आ चुका है। आप देखिए 1960-61 में बंगाल की जो एवरेज इनकम होती थी वो नेशनल एवरेज से 127.5% थी। मतलब कि अगर नेशनल एवरेज 100 रुपये की थी तो पश्चिम बंगाल की एवरेज जो थी वो उससे ज़्यादा थी, 127 रुपये थी। लेकिन अगर आप अभी फिस्कल 2025 में देखें, नेशनल एवरेज अगर 2,34,000 थी तो पश्चिम बंगाल की एवरेज 1,81,000 थी। मतलब रैंक गिरने के साथ साथ नेशनल एवरेज के भी ये वाला स्टेट बहुत ही नीचे आ चुका था। और ये सारी की सारी चीज़ें खास रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से जो एम्प्लॉयमेंट आएगी, जो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये सभी की सभी चीज़ें पश्चिम बंगाल के इन इंडाइसेस को इम्प्रूव करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगी। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड